गुड इवनिंग, नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं भारत का बजट। इस खास बुलेटिन में हम सिलसिलेवार तरीके से उन उम्मीदों पर बात करते हैं जो अलग अलग वर्ग भारत सरकार से, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से जो उम्मीदें लगा रखी है। रोज हम बात करते हैं कुछ अलग, जैसे हमने बात की बेरोजगारी को लेकर, हम लोग बात कर रहे हैं युवाओं को लेकर, हम लोग बात कर रहे हैं व्यवसायियों को लेकर, और आज इस 1 घंटे के खास बुलेटिन में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स को लेकर। जी हां, मोदी सरकार खेलों में युवाओं को बढ़ावा देने पर हमेशा से फोकस रही है। युवा भी अब खेल कूद के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का सपना लेकर आगे बढ़ते हैं। खेलों के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है और हमेशा की तरह इस बार भी खेल सेक्टर की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई है। खेल खिलाड़ियों पर सरकार का पूरा फोकस है। बेहतर फैसिलिटीज उपलब्ध कराने, अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, इसके लिए बजट में भी बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। कितना खुलेगा खेलो इंडिया के लिए वित्त मंत्री का खजाना? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कितना बढ़ेगा बजट? खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए कौन सा नया प्लान बनेगा और क्या बजट 2025 बनेगा भारत के लिए गेम चेंजर? खेल बजट की पूरी एबीसीडी पर हम अपने तमाम खास मेहमानों से करेंगे संवाद, लेकिन उससे पहले देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बजट में खेलों पर मेहरबान होगी मोदी सरकार। खेल और खिलाड़ियों पर सरकार का फोकस। बेहतर फैसिलिटी उपलब्ध कराने पर पूरा ध्यान। अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर जोर। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। बजट में खिलाड़ियों के लिए बड़े ऐलान। युवाओं के लिए मैदान तैयार। खेल बजट में दिखेगी बम्पर बढ़ोतरी। खेल खिलाड़ियों पर मेहरबान होगी मोदी सरकार। खुलेगा खेलो इंडिया के लिए वित्त मंत्री का खजाना। पिछले बजट में खिलाड़ियों को क्या मिला? खिलाड़ियों के प्रोत्साहन राशि में नहीं होगी कटौती। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बढ़ेगा बजट। खेल सुविधाओं को विकसित करेगी सरकार। कितना है 2025 में खेलों के लिए बजट?
बजट में खिलाड़ियों को क्या मिला? खेलो इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा। बजट 2025 बनेगा भारत के लिए गेम चेंजर। तो वित्त मंत्री जी से उम्मीदें बहुत हैं, खासकर स्पोर्ट्स हमारे एथलीट्स को। देखिए, खेल बजट को लेकर लखनऊ के खिलाड़ियों और कोचेस से भी भारत एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनके जहन में क्या चल रहा है, उनकी क्या उम्मीदें, इस रिपोर्ट को देखिए। खेल बजट को लेकर यही है कि अभी तक जो पिछला था बहुत अच्छा रहा और आने वाले समय में भी और अच्छा उससे बेहतर हो, मैं ये चाहता हूँ। अभी खेल के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। जब से सरकार आई है तब से खेल को बढ़ावा मिला है। बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खिलाड़ी नेशनल लेवल पे गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। खेल के बजट की बात करें तो हमारे पास जो है अक्सर खिलाड़ी जो है हमारे पास बजट से ही पीछे है। अगर परफॉर्मेंस देना है तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गांव खेड़े में हमारे पास बहुत सारी स्पोर्ट्स की कमियां हैं, सुविधाएं नहीं हैं। एक्चुअली हम लोग की कंडीशन भी यहाँ पे बहुत ख़राब रहती है। आए दिन टाइकांडो जूडो भी रहता है और बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएं नहीं है, वो होनी चाहिए। देखिए, खेल बजट अनाउंस होने जा रहा है तो उम्मीद सिंपल से एक ये है कि खिलाड़ियों को प्रॉपर ग्राउंड का जितना हम डेवलपमेंट कर सकते हैं करें। अभी भी कुछ स्टेडियम्स ऐसे होंगे, जैसे इस स्टेडियम को तो नवीनीकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेडियम्स ऐसे होंगे जहाँ पे सुविधाएं पूरी नहीं होंगी। एज़ पर कंपेयर जैसे अदर्स गेम हैं, उन पे डिफरेंट गेम अकॉर्डिंग हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जो भी हमारे फैसिलिटीज़ होती है रिगार्डिंग, वैसे हम अपने योगा में बात करेंगे अगर तो जितनी हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है उसमें हम अच्छा कर रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे गेम से रिलेटेड अगर हमको थोड़ा सा बजट को और बढ़ा के अगर हमको प्रोवाइड किया जाएगा तो कई मतलब ऐसे इक्विपमेंट हैं जिससे हम यूज़ करने से हम अपने गेम में, अपने परफॉर्मेंस में और मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं और साथ में आपको प्रधानमंत्री जी नजर आ रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब आपको नजर आ रहे होंगे और स्पोर्ट्स से जुड़ी ही ये तस्वीरें उत्तराखंड में आप जान रहे हैं। कई मायनों में स्पोर्ट्स को लेकर भी उत्तराखंड काफी आगे बढ़ रहा है और इस बार खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी खुद एक यूथ चीफ मिनिस्टर फेस और इसीलिए वो जानते हैं उत्तराखंड वो स्टेट है जिसमें इस बार ये चैंपियनशिप, ये टूर्नामेंट्स आगाज जिनका हो चुका है और इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है उत्तराखंड में और यह बहुत अच्छी तस्वीर रही कि हमने लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा दी। एक तरफ मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल भी जुड़ा रहेगा, उससे भी हम बात करेंगे। और उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आगाज हो चुका है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में आपने देखा चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए वापस अपने इस सेगमेंट पर लौटते हैं। आगामी खेल बजट को लेकर मैंने आपको लखनऊ के लोगों का रिएक्शन सुनाया, कोचेज और एथलीट्स का रिएक्शन सुनाया, लेकिन मुंबई में क्या कुछ रिएक्शन आए हैं, वहां पर भी भारत एक्सप्रेस मौजूद है, कोचेस से बात कर रहा है, एथलीट्स से बात कर रहा है, वहां से क्या रिएक्शन आए सुनिए जरा एक बार। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या फिर स्पोर्ट्स बिजनेसमैन या एज अ पेरेंट, मैं सारे एंगल से अगर सोचने को जाऊंगा तो मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स को एक इम्पोर्टेंस जो है वो मिलना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल हम देखने को जाएंगे तो स्पोर्ट्स ऐसा खेल है जो बच्चों को हम अगर बचपन से ही उसको स्पोर्ट्स में एक्टिव रखेंगे या स्पोर्ट्स उसके दिल में, उसके जहन में उतारेंगे तो वो बड़ा जाके डेफिनेटली एक स्पोर्ट्समैन बन सकता है वो, और वो अपने देश का नाम रोशन करता है। नहीं, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अभी ग्राउंड बहुत कम हो गए मुंबई में, तो मैं चाहता हूँ कि ये बजट पे जो भी
फंड रेस होगा, मतलब जो भी फंड पास होगा वो ग्राउंड के एक्सपोज में मतलब होना चाहिए, जैसे कि ग्राउंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए मुंबई में। बाय द वे तो प्राइस कम होना चाहिए, जीएसटी टैक्स वगैरह लगा रहे इक्विपमेंट्स पे, और ग्राउंड का तो बहुत कमी इधर मुंबई में, ग्राउंड्स की इधर ही नहीं है। और प्लस अमाउंट बहुत है, जैसे कि ग्लव्स पे अमाउंट 4500 है, बैट का स्टार्टिंग अमाउंट ही 15,000 है। तो अभी हम लोग अभी बाय कर सकते हैं जो लोअर लोग है। ग्राउंड पे जी एक्चुअली अभी जो फोकस हो रहा है सरकार का क्रिकेट पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फुटबॉल वगैरह लाइक कोई अदर खेल है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट के अलावा और कोई जो भी स्पोर्ट है उन पे फोकस किया जाए। हम लोग की तो पहले तो अभी मुंबई में तो ग्राउंड से, बाकी नवी मुंबई साइड होगा, एमसीए का उधर भी प्रॉपर ग्राउंड से रहना चाहिए, एमसीए एफिलिएटेड है ना, उधर भी ग्राउंड्स होना चाहिए। शिवाजी पार्क हो गया अपना, वो भी आप शिवाजी पार्क जाके देखोगे तो पूरा मिट्टी मिट्टी है उधर थोड़ा बनाना चाहिए अच्छा, उधर भी अच्छे खासे मैचेस होंगे। फिर जितने भी ग्राउंड्स के कार्य करता है और ग्राउंड को मतलब एज ए देखा जाए तो वो ग्राउंड से जितने भी प्लेयर गए हैं बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास वो चीज़ फैसिलिटी है, अगर जो आप लोग नहीं कर पाए, अगर वो छोटे लोग आके उस जगह से और अच्छा कर सकते हैं, तो आप ग्राउंड के लिए भी वो चीज़ अच्छे कर सकते हैं। और एक बार आप एज अ बड़े प्लेयर के हिसाब से एक बार उधर आप जाइए और ग्राउंड पे जितने भी कमियां हैं वो सब पूरा कर सकते हैं वहाँ पे आके। तो देखिए, मैं तो यहां एसी वाले स्टूडियो से बजट पर बात कर ही सकता हूं, स्पोर्ट्स की बात कर ही सकता हूं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई ना वो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी। वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे एथलीट्स थे जो कह रहे थे कि ग्लव्स आते 4,500 रुपए के और उसमें भी जीएसटी लगता है, कहीं से तो हमें राहत मिलनी चाहिए, इसलिए रिपोर्ट्स हमने आपको पहले दिखाई। अब मेरे साथ एक बहुत ही स्ट्रांग पैनल जुड़ चुका है जिस पर हम बात करेंगे, संवाद करेंगे कि इस बजट से वो कितना देख रहे हैं, खेल जगत और इससे कितना चमकेगा। जल्दी से तारुफ कराता हूं, मेरे साथ खेल विशेषज्ञ पीयूष जैन जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मेरे साथ पूर्व एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा जी जुड़ चुकी हैं, और पूर्व क्या होता है, वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे साथ चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा जी जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी नमस्ते, आपको बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। और मेरे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर नीरू निजावन भी जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कुछ ही देर में सूर्यांशी भी जुड़ेंगी। तो डॉक्टर सुनीता, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि देश में स्पोर्ट्स को लेकर अलख नहीं थी, हमेशा से रही है, लेकिन क्या हुआ ना कि 2014 के बाद से मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खुल गया, तो हम देखने लग गए कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना भी यूएसपी है, और भी प्राइम मिनिस्टर्स की हम हमेशा बात करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2014 में ही सब शुरू हुआ, लेकिन तब बहुत सारी चीजें खिलकर सामने आई। छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री संवाद करते थे, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एक तरफ हम सुनते थे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आपने इन पूरी चीजों को जिया है, मैं तो ये कह रहा हूं, आपने इन चीजों को जिया है। अब इस बजट से स्पोर्ट्स को लेकर आपका पहला रिएक्शन क्या आता है जब आप वित्त मंत्री जी को देखते हैं? हम बजट की बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स जिसको आपने जिया है, आप क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार? पहली बात तो देखिए, जब बजट में कहते हैं यहां पर बढ़ाएंगे, एसएआई का बजट बढ़ेगा, सबसे पहले तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बजट और खिलाड़ियों के बजट को सेपरेट करना होगा, क्योंकि अभी तक 3500 करोड़ था। 10,000 करोड़ बजट तो इनको सिर्फ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में लगाना चाहिए। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है वो बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि 2036 में ओलंपिक्स हो, उसमें भी 25 और गोल्ड मेडल्स आए, तो उसके लिए हमें एक फीडर सिस्टम शुरू करना होगा। नीरज चोपड़ा के बाद कौन, मैरी कॉम के बाद कौन, चानू के बाद कौन, तो ये जो कौन है ना, ये सब फीडर सिस्टम से, चैनल सिस्टम से आते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा बजट देना होगा, और फेडरेशंस की जो तानाशाही चलती है उसको थोड़ा कम करके सरकार एनजीओस को भी प्रोत्साहन दे जो स्पोर्ट्स प्रमोशन कर रही हैं। और अपने, जैसे कहते हैं ना, आप अम्ब्रेला बनिए। सरकार क्यों नहीं अम्ब्रेला बन जाती है? जब प्रधानमंत्री इतना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत कम चल रहा है, बहुत कम चल रहा है। मैम, यही आपका एक्सपीरियंस है, आप जो क्रिस्प शब्दों में समझा दे रही हैं। और मैं कुछ सवाल तैयार करके लाया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे दूर रख देना चाहिए, क्योंकि जब आप जैसे एक्सपर्ट्स हो तो मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह ज्यादा एंजॉय करूंगा चीजों को। नीरू जी भी मेरे साथ है। नीरू जी, आपने भी बहुत सारी चीजों को देखा है, बनते बिगड़ते तमाम समीकरणों को देखा है, और हम तो, क्योंकि हम हार्डकोर पॉलिटिक्स वाले हैं, न्यूज पढ़ते हैं, हार्डकोर न्यूज पढ़ते हैं, तो हम तो सुनते हैं कि राजनीति में खेल है और खेल में राजनीति है। लेकिन जब बजट की हम बात कर रहे हैं, एक
प्लेयर के तौर पर, क्योंकि प्लेयर भी कभी रिटायर नहीं हो सकता, मैं तो ये भी मानता हूं, एक प्लेयर के तौर पर आप किन उम्मीदों भरी निगाहों से देख रही हैं इस बार के बजट को? सर ऐसा है कि जैसे हमारा वित्त मंत्री मैम का 2024 का है 3,340 के तकरीबन बजट रहा था है, लेकिन हमारा मैक्सिमम गया था खेलो इंडिया पे गया था है। बिल्कुल ठीक है, खेलो इंडिया ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट करा गया। जैसे सुनीता मैम ने बोला कि फेडरेशन की तानाशाही नहीं चलेगी। हमारा जो ये ग्रास रूट लेवल है बहुत अच्छा चला है, लेकिन ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही रहा है। आप हमारे विलेजेस तक तो ये पहुंच ही नहीं पाया है। जो बहुत अंतिम जो मतलब कि नीचे लेवल के प्लेयर्स हैं वो कब ऊपर उठेंगे है। हमारे देश में बहुत तरक्की हुई। अभी देखिए उसका रीजन आया, हमारे 5 ब्रॉन्ज आया और 1 सिल्वर आया, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पोटेंशियल तो हमारे प्लेयर्स में बहुत है, बहुत है। तो जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे हम एक प्लेयर को बाहर भेजते हैं, उस पर इतना हम पैसा स्पेंड करते हैं, क्यों ना हम इंटरनेशनल लेवल को अपने इंडिया में लाए जाए, जिससे कि 20 प्लेयर उसका फायदा उठाए। वेरी नाइस। तो इसीलिए हमारा जो ये है बजट इंक्रीज होना चाहिए, और ना छोटे से छोटे प्लेयर को भी मिलना चाहिए कि प्लेयर्स आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमें 20 रैंक तक प्लेयर्स इंडिया लेवल में आगे दिखते रहते हैं, उसके बाद क्या, कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं, बच्चे भी घबरा जाते हैं। तो हमें ये जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, खेलने की, घर घर पे, जैसे कहते हैं ना हर घर घर में जल, तो हर मोहल्ले में क्यों नहीं स्पोर्ट्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहला रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आया। सुनीता जी ने बहुत शानदार कहा, नीरू जी आपने बहुत कहा, पीयूष सर भी मेरे साथ है। पीयूष सर आपके पास में आ गया, आप किस तरीके से, किन उम्मीदों भरी, क्योंकि आपके नीचे तो कई सारे एथलीट्स हैं जो जिनको आप बनते हुए देख रहे हैं, कई बार आप लोग बाहर भी जाते होंगे, हम अर्बन की बात कर लेते हैं, रूरल स्टेट्स में भी आप जाते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन अभी हम कहां पर हैं और इस बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं अपने सभी पैनलिस्ट का और आपका। देखिए मैडम सुनीता गुदारे जी ने और नीरू निझावन मैडम ने बहुत अच्छे से विषय को रखा है और मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा आपके साथ। जहां तक जब आपने शुरुआत करी की इस चर्चा की और आपने कहा कि 2014 के बाद देश में एक बड़ा बदलाव आया, मैं आपको सही कहूं और मैडम सुनीता जी भी मेरे से वाकिफ और मतलब मेरे से सहयोग रखती होगी कि हकीकत ये है कि ये सब बातें जो हम लोग कर रहे हैं इसका डाटाबेस क्या है। यदि डाटा की बात करें तो 2014 से पहले इस देश का राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का बजट 1,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता था जी। 1,000 करोड़ से अधिक। आप देश की आबादी में 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ खेल जैसे विषय को देते हैं तो उस देश में खेल कितना तरक्की करेगा। मैं इस बात से पूर्ण तरह से सहमत हूं कि माननीय मोदी जी के आने के बाद से इस देश में खेलों के प्रति एक नजरिया बदला। बिल्कुल मोदी जी ने इंटरेक्ट किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और खेलों को ग्रास रूट तक ले जाने की कोशिश करी। ये बात बिल्कुल अटल सत्य है कि 1,000 करोड़ रुपए से नीचे के बजट से 2014 से लेकर 2025 में हम 3200-3300 करोड़ रुपए पे खड़े हुए। ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। मतलब 10 साल में केवल हमने 2 से 3,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट किया है खेल बजट में। आज यदि आप देखेंगे तो वर्तमान में भारत सरकार के खेल मंत्रालय का बजट 3300 करोड़ के करीब आता है। हाँ। ठीक है, और यदि इसको 140 करोड़ की आबादी से डिवाइड करेंगे तो 13-14 रुपए पर व्यक्ति के हिस्से में। ऑब्वियसली सर ये बहुत माइन्यूट चीज आप बता रहे हैं और इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि जो सवाल लिखकर लाए हो साइड रखूंगा, एक स्टूडेंट की तरह आप लोगों को सुनूंगा। सफर हमने तय किया 1,000 करोड़ रुपए से 3300 करोड़ रुपए तक के लिए, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप खेल के हिसाब से यदि देखें तो चूंकि खेल राज्यों का विषय है, हम ये देखते हैं कि खेलों में हरियाणा सिरमौर बना हुआ है देश का, और देश के 50% से अधिक मेडल हरियाणा से आते हैं। आप हरियाणा का बजट देखिए तो आप पाएंगे कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं भी कमी नहीं है। जिले ब्लॉक लेवल तक एथलेटिक्स के ट्रैक बनाए हुए हैं, अखाड़े खोले हुए हैं और एक खेल संस्कृति का विकास किया हुआ है। तो इस आने वाले बजट में, और एक बात और मैं यहाँ पे डाटा के रूप में आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं जब सारे खिलाड़ियों को सुन रहा था,
अब देश में खेल के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले 7-8 साल के अंदर कि आज की तारीख में हमारे पास 54 से ज्यादा एथलेटिक के सिंथेटिक ट्रैक हो गए। आप मैडम सुनीता गोदारा जी जानती होंगी कि पहले दिल्ली में गिने चुने 1-2 एथलेटिक के सिंथेटिक ट्रैक होते थे और आजकल हम लोग गली मोहल्ले तक में सिंथेटिक ट्रैक मिल रहे हैं, स्कूलों में भी मिल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मुझे लगता है अब कोई कमी नहीं रही है। अब जरूरत यह है कि जो बजट आए ग्रास रूट तक जाए। हमने खेलो इंडिया के रूप में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बजट खर्च किया। पिछले 2-3 साल में खेलों में अकेले 3300 करोड़ रुपए खेलो इंडिया के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी मैं ही लगा, और केवल वो ये नहीं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगा। ऑब्वियसली, और ये तमाम चीजें हैं, इसीलिए आप लोग से मैं संवाद कर रहा हूं। मैं भी अपने ज्ञान चक्षु को और ज्यादा खोलना चाह रहा हूं। डॉक्टर सुनीता जी, मैं वापस आपके पास आ गया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जैसे अभी सर ने भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जब हम भारत की बात करते हैं तो युवाओं का देश भारत, बावजूद इसके जब हम पॉइंट्स टेबल पर अभी जो जितने पिछली चैंपियनशिप और टूर्नामेंट्स गए, कई बार हम बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं तो जितने हमारे टोटल टैली होती है उससे ज्यादा उनकी गोल्ड होती है। तो एक हो गया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया कि प्रति एथलीट हम कितना खर्चा कर सकते हैं और उसमें कितना हमें करना चाहिए। आज हम कहां पर हैं और कल हमें कहां तक जाना है, जब हम 2036 में ओलंपिक्स की होस्ट करने की भी बात कर रहे हैं। तो इस पूरे फैक्टर पर अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो देखिए, अगर हम 2036 को, अगर हम 2036 में ओलंपिक करना चाहते हैं तो हमें खिलाड़ियों का बजट 10,000 करोड़ तो करना पड़ेगा, और वो भी इस बजट में नहीं तो अगले बजट से कर दो। लेकिन 10,000 करोड़ बहुत फर्क है 3,500 और 10,000 में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ी के बजट को मिला दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ियों का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाता है। दूसरी बात, जो अब मैं दिल्ली की बात करूं, नेहरू स्टेडियम है, आधा नेहरू स्टेडियम आपने सबलेट कर दिया है, तो खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं थी, अब खिलाड़ी जो टैलेंटेड खिलाड़ी भी हैं वो मारे फिर रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है जी। दिल्ली तो खैर चलो इतना बेस्ट एक्लेमेटाइजेशन वाला नहीं है, क्लाइमेट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जहां क्लाइमेट अच्छी है वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जहां पर खिलाड़ी जाके रह सके, एकेडमीज डेवलप करनी चाहिए और स्पोर्ट्स स्कूल बढ़ाने चाहिए जहां पर खिलाड़ी पढ़ाई भी कर सके, उसको अपनी नौकरी की चिंता ना हो और वो स्पोर्ट्स कर सके। बहुत कम स्पोर्ट्स स्कूल हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, लेकिन वो कर क्या रही हैं वो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज को भी ये देखना पड़ेगा। बाहर की दुनिया देख लो, वहां यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मींस नेशनल चैंपियन। डॉक्टर सुनीता, पता है मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुआ और दिल्ली में ही प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे खासे स्कूलों में मेरी एजुकेशन रही, लेकिन यकीन मानिए, एक हो गया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज, दूसरा हो गया स्कूलों में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा ज्ञान ही नहीं था, स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो आपने जब बात की ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज की, तो मैं तो स्कूलों में भी स्पोर्ट्स एजुकेशन को लेकर अगर फोकस कुछ क्लासेस हो जाएं, और मैं दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहा हूं, ये तो ठीक है कि मैं मास कम्युनिकेशन किया, उससे पहले भी मैंने बीकॉम किया, यानी काउंसलिंग जो होती है ना छोटे छोटे बच्चों की जो जा सकते हैं, उस पर भी अगर मैं चाहूं, मतलब मैं तो सिर्फ सवाल रखूंगा आपके सामने एक स्टूडेंट की तरह, उस पर तो आप ही लोग बात करेंगे और निर्बाध रूप से बात चलती रहे। लेकिन कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी, उसके तुरंत बाद मैं अपने इन खास गेस्ट के पास जा रहा हूं। देखिए, सतना मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं, देश का दिल है मध्य प्रदेश, और वहां पर एथलीट्स को खेल बजट से क्या उम्मीद है, कोचेस को क्या उम्मीद है, प्रोफेशनल्स को क्या उम्मीद है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। सर, हमारी गवर्नमेंट से ये इश्यूज़ हैं कि हम लोग जैसे क्रिकेटर्स हैं तो हम लोग को फेयर सिलेक्शन नहीं मिलता है। हम जहाँ से खेल रहे हैं वहाँ पे सर हमें भेदभाव किया जाता है कि हम इस एकेडमी से खेल रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, इस वजह से हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खेलना पड़ता है। मैं सतना का हूँ तो भी मुझे मैहर और सीधी जैसे डिस्ट्रिक्ट से खेलना पड़ता है, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि तुम इस एकेडमी में प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सरकार से यही है कि खेल की सुविधाओं में विशेष ध्यान देते हुए जो गरीब घरों के बच्चे हैं उनके लिए जो है ना प्रोत्साहन की एक अलग फंडिंग होनी चाहिए, जिससे ये अपना, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके घर में शायद खाने के भी वो खेलते अच्छा हैं। जो सरकार बजट दे रही है उससे मतलब उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, नए नए टूर्नामेंट खिलाए जाए कि जो बाहर के बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा वहाँ दिखा सकें, वहाँ अपना टैलेंट शो कर सकें कि और लोगों को पता चले उनके बारे में कि वो कहाँ मतलब कितना अच्छा खेलते हैं वो लोग। खेलों में लाभ तो नहीं मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग अगर जैसे ट्रायल देने जाते हैं, क्योंकि हम सतना से खेलते हैं और सतना वाले हमको सेलेक्ट नहीं करते हैं, फिर हमको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके ट्रायल देना पड़ता है। टैलेंट है तो सिलेक्शन करिए, नहीं तो नहीं है तो नहीं।
स्पोर्ट्स में देश ने एक लंबी दूरी तय की है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। खेल बजट को लेकर भोपाल के खिलाड़ियों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, एक बार उन्हें भी सुन लीजिए। इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो जो कोचों को जो तैयार करने के लिए हैं, तो हमारे यहाँ देखा जाए तो एक NIS पटियाला है, इसके बाद बेंगलोर है और LNIP ग्वालियर में कराते हैं। तो ये है कि अगर देश में कम से कम ये 3-4 जगह है, तो कम से कम 10 से 12 जगह अगर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं तो कोचेस में एक वो रहेगा कि पास में भी हम कर सकते हैं। बहुत किसी के पास मनी के अभाव रहता है, पैसे का अभाव रहता है, तो अगर जगह जगह इंस्टीट्यूट बनते हैं तो सीटें बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोचेस वो लाइन में जाएंगे और फिर सब अपना अपना ये है कि जगह जगह वो स्किल अपना अच्छे से इम्प्रूव करने के बाद जगह जगह उनको काम मिलेगा तो वो अच्छे से प्लेयर्स को भी तैयार कर पाएंगे। और अभी है सर बहुत अच्छी फैसिलिटी है और प्लेयर भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं सर, और देश के लिए मेडल भी काफ़ी मेडल आए हैं और आते रहेंगे सर। ऐसा उम्मीदें बहुत सारी हैं, उम्मीदों का देश है, युवाओं का देश है, और इसीलिए तो हर कोई कह रहा है ना कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजों में बदलाव भी आया है। अभिभावकों के नजरिए में भी बदलाव आया है, सरकार के विजन में बदलाव है, तो अभिभावकों के भी विजन में बदलाव है। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल बना हुआ है, पीयूष जी मेरे साथ है, डॉक्टर सुनीता मेरे साथ है, नीरू जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ सूर्यांशी भी जुड़ चुकी है। नीरू जी, इस सेगमेंट की शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके पास में जल्दी जल्दी आ पाऊं। नीरू जी, जैसा मैंने जिक्र किया ब्रेक पर जाने से पहले कि कई स्कूलों में स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ एंगेजमेंट, इसको लेकर ऑब्वियसली सरकार ने काम किया होगा। आप एक एथलीट के नजरिए से किस तरीके से देख रहे हैं यूथ एंगेजमेंट और स्पोर्ट्स एजुकेशन, खासकर अगर हम अपनी नई पौध में डालें, क्योंकि हम देखते हैं चाइना, जापान, वहां पर छोटे छोटे एथलीट्स इतने शानदार हैं कि उनको देखो तो सिर्फ देखते ही रह जाए, और फिर उसके बाद जब हम पॉइंट्स टैली पर देखते हैं तो लगता है कि यार थोड़ी कमी हम में रह गई। तो ऐसा है कि हमारा जो काम है, हमने एलोकेशन तय किया और उस पर बढ़ावा होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, ये सही है, लेकिन यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए जी। हम मानते हैं कि हमारे खेलो इंडिया का ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है और बहुत इंप्रूवमेंट हुई है और हमने बहुत इंप्रूव किया भी है। लेकिन जैसे अभी मैं भोपाल के या कोई और प्लेयर्स की बात सुन रही थी कि हमारी कितनी एकेडमीज हैं, सरकारी कितनी है, ग्वालियर, NIS और बैंगलोर, हमारी क्यों नहीं इतने, और वो भी क्या है, स्टेट की क्रीम जाती है उनमें सरकारी इनमें क्रीम जाती है। हमारी इतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए, इतनी हमारे कोचेस परफेक्ट होने चाहिए, इतने हमारे इंस्टीट्यूट तैयार हो जाने चाहिए जिससे कि घर घर पे जाके आराम से पहुंच सके। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो एक डाइट बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो पैसे जो मतलब है ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो उस पर काफी ध्यान दिया जाए। और ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे बहुत, पेरेंट्स में भी है, हमारा स्पोर्ट्स का लेवल एकदम। और मैम इसका श्रेय अगर सरकार को जाता है तो आप जैसे एथलीट्स को भी जाता है। आप जैसे लोगों को खेलते हुए देखा तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया अगर नीरू जी जा सकती है तो मेरी बेटी भी जाएगी, और ये इसके लिए आप लोगों को भी मेरा सलाम है, नमस्ते। सूर्यांशी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यांशी, लगातार हम आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, पहला रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। इस बार आप यूथ भी है, मुझे नजर आ रहा है, एक यूथ के तौर पर, एक एथलीट के तौर पर, एक कोच के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर, आप क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, स्पोर्ट्स को अगर सेंटर में हम रखें तो? जी, अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि 2036 का जो ओलंपिक है उसमें अपनी दावेदारी पेश करने जा रही है भारत। तो आई एम श्योर उसकी वजह से इस बार बजट ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से ये जो कंटेंशन है जो इन्होंने 2026 के लिए रखी है सामने, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंशन उन्होंने भेज दिया है IOC को, तो उसमें मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि IOC जो इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसमें अभी कुछ फाइट चल रही है CEO के चयन को लेके, जो नियुक्ति हुई थी रघुराम अय्यर की। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा कंटेंशन जो 2036 ओलंपिक के लिए है वो खतरे में है। तो लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो 2036 के ओलंपिक के विजन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सरकार इस बार एलोकेशन और ज्यादा करेगी। पिछली बार 11% ज्यादा एलोकेशन था, तो इस बार मुझे लगता है और ज्यादा एलोकेशन होगा। चलिए, उम्मीद अच्छी है, युवाओं का देश है, उम्मीदों का देश है, और लगातार स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और वो स्क्रीन पर भी मुझे नजर आ रही है। फिर दूसरी बात आ जाती है मॉनिटरिंग की, और तीसरी बात मैं अगर स्पेशली पूछना चाहूं एक यूथ के तौर पर,
स्पोर्ट्स एक्सेसिबिलिटी कितनी है, खासकर उन रिमोट एरियाज में, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली अलग अलग स्टेट्स में जाते होंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन से मिलने जाते होंगे, कई बार रिमोट एरियाज में जाते होंगे, वहां पर स्पोर्ट्स को लेकर, एक्सेसिबिलिटी को लेकर कितना काम हुआ, कितना होना चाहिए? रोहित जी, मैं एक बात यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करूं कि देश को ना दो हिस्सों में हम मान के चलते हैं कि एक हो गया हमारा अर्बन पॉपुलेशन है, एक रूरल पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, बट यदि कमी है तो विल पावर की और टैलेंट की है। लेकिन टैलेंट हमारा जहां है वो है रूरल एरिया। आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र का सुदूर इलाका हो, जलगांव हो, या कोई दूसरे इलाके हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन वहां पर हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वहां पर कोचेज कम है। ऐसे समय में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है जो उस क्षेत्र के सिस्टम को समझता है। जैसा आप शुरू में कह रहे थे कि स्कूलों में कभी भी फिजिकल एजुकेशन को, आपने स्पोर्ट्स एजुकेशन को बहुत कम देखा शहरीकरण में। मैं खुद एक फिजिकल एजुकेशन टीचर रहा, तो मुझे पता है कि जब शहरों के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है स्पोर्ट्स करने में। और मेरा मानना क्या है कि खेल एक प्राकृतिक एक्टिविटी है हमारी, खेल खेलने में ही मजा आता है। तो जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें प्रतिभाओं की अनलिमिटेड कोई कमी नहीं है, प्रतिभाएं भरी पड़ी है। जरूरत क्या है, उनको एक डायरेक्शन देने की, और डायरेक्शन देने का काम कौन कर सकता है? एक फिजिकल एजुकेशन टीचर कर सकता है, एक स्पोर्ट्स एजुकेटर कर सकता है। और उस जगह पर जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में चलो सब कुछ अच्छा है, बट सरकारी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बहुत कमी है। और देश के कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सालों से भर्तियां नहीं की हैं, और यदि करी भी है तो बहुत नॉमिनल तौर पे करी हैं। तो मेरा तो एक बड़ा आशा इस बात की है कि यदि हमको इस देश में स्पोर्ट्स के प्रति एक अलग जगानी है, क्रांति का आगाज करना है, तो जो पीई टीचर है, जो सबसे बेस पर रहता है, ग्रास रूट पर रहता है, हमको उसको मोटिवेट करना होगा, उसको हमको बजट देना होगा, उसको हमको एजुकेट करना होगा, उसको हमको अच्छी शिक्षा देनी होगी, फॉरेन कोचेस देने होंगे उसको, कि जो उसको सिखाए, जिसको लेकर वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड है, लेकिन आप बहुत क्रिस्प बोल रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सुनीता जी भी हैं। डॉक्टर सुनीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सर ने यहां पर उठा दिया कि देखिए, एक बड़ा मेजर हो सकता है कि देश में, और पीटी टीचर्स मेरे स्कूल में थे, मुझे याद है, लेकिन आज मैं 10 से 12 सालों से जब पत्रकारिता कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, संवाद कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में घूम रहा हूं, आंध्र प्रदेश घूम रहा हूं, हैदराबाद जा रहा हूं, दिल्ली मुंबई घूम रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद क्योंकि सर भी पीटी टीचर रहे हैं, तो बाकी टीचर्स के मुकाबले रेम्युनरेशन भी कम हो, इंसेंटिव भी हमारे पीटी टीचर्स का कम रहता है। तो सबसे पहले तो जैसा एक बड़ी बात ये कही कि उनको मोटिवेट किया जाए, तभी तो वो नई पौध को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, न्यूट्रिशन दे पाएंगे, नई पौध को तैयार कर पाएंगे। इसमें आप और क्या ऐड करेंगे? देखिए, सरकार के पास एक फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था, उसको ग्रास रूट पे ले जाना होगा। फिट इंडिया मूवमेंट में एक मिशन डायरेक्टर को बिठा देना सिर्फ फिट इंडिया मूवमेंट नहीं है। फिट इंडिया मूवमेंट को पब्लिक मूवमेंट बनाना होगा, और पब्लिक मूवमेंट बनाने के लिए जहां जहां जो भी एकेडमी, जो भी कंपनी CSR के तहत पहुंच सकते हैं, उनको बढ़ावा देना होगा। और ये फिट इंडिया मूवमेंट अगर गांव गांव तक पहुंच जाए, तो फिर वहां पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स कोचेज हैं, जो छोटी छोटी एकेडमीज हैं, उनको अगर नर्चर किया जाए, और ठीक है, अगर सरकार अपने फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज कर ले और CSR को बढ़ावा दे कि फिट इंडिया मूवमेंट में घुस जाओ, तो जब हर कंपनी फिट इंडिया मूवमेंट का CSR करना शुरू करेगी, तब जाकर हमारा मास बेस बड़ा होगा। जो पिरामिड है, उसका जो बेस है, वो बहुत जरूरी है अगर हम सोच रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक्स करने हैं। तो भाई, बेस कहाँ है? बेस को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें अपने फिट इंडिया मूवमेंट को पब्लिक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक NGO को अगर कहीं स्पोर्ट्स प्रमोशन करना है तो उसको जाके परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं फिट इंडिया मूवमेंट का लोगो यूज कर सकता हूँ। बताइए, मतलब उसको, वो एक फिट इंडिया जो बॉडी है, उसकी बकौती ना होके क्योंकि आप सब लोग भी देश के लिए काम कर रहे हो। एक एथलीट जब जाता है, अभी नीरज चोपड़ा जी का जिक्र किया, मनु भाकर जी हैं, और ऐसी बहुत सारे नाम होंगे, शायद मैं किसी को मिस कर जाऊं, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट अगर हर एक स्तर पर, बड़े स्तर पर आप लोग चलाना चाहें, उसमें भी पहले परमिशन लो, कागजी कार्रवाई करो, तो वाकई ये चीजें थोड़ा ऊपर नीचे करती हैं मोटिवेशन लेवल को। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी हैं, वो तस्वीरें भी एक बार मैं दिखा दूं। ये उत्तराखंड से तस्वीरें हैं। हम अगर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो वाकई एक अलग नई जगह है।
स्पोर्ट्स को लेकर देश में एक नई अलख जलती हुई नजर आ रही है। ये देहरादून की तस्वीरें हैं। 38वें नेशनल गेम्स का आगाज, ये उसकी ओपनिंग सेरेमनी जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है यहां पर मौजूद। और यहां से भी ये इंडिकेशन आप ले सकते हैं कि हर बार पिछले में जो पिछला बजट था उसमें स्पोर्ट्स बजट 3500 करोड़ के आसपास, उससे पहले वो 3200 करोड़ था, 300 करोड़ का इजाफा हुआ, इस बार और उम्मीद की जा रही है। सर एक बार ये एम्बियंस सुनिए, वहां पर क्या कुछ चल रहा है सर? इन 38वें राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में मनाएंगे। जब हमारे युवा खिलाड़ियों को नवीनतम तकनीकी समर्थन और आधुनिक सुविधाओं का साथ मिलता है, तब विजय एक निश्चितता बन जाती है। हम अपनी मेहनत, लगन और निश्चय से आनी कामयाबी की तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे और शंखनाद करेंगे कि हाँ, हम सब पहुंचे हैं संकल्प से शिखर तक। तो जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये आगाज हो गया, ओपनिंग सेरेमनी है। देहरादून से तस्वीरें और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में आज नेशनल गेम का आयोजन हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, कम ज्यादा नहीं आंक रहा, मैं खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं इसलिए मैं बात कह सकता हूं, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। पहाड़ी क्षेत्र था, बड़ी मुश्किल से वहां पर बिजली पहुंची, कई इलाकों में बिजली है, सिलेंडर पहुंचा। आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है कि उस पहाड़ी क्षेत्र में भी आप देखिए अलग अलग स्टेट्स के प्लेयर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये बदलते हुए भारत की तो तस्वीर है। मेरे साथ सूर्यांशी हैं, बिना वक्त गवाए मेरे साथ नीरू जी हैं। नीरू जी आपके पास में आ गए, फिर सूर्यांशी तुरंत आपके पास आ रहा हूं। जैसा भी सर से भी हम जिक्र कर रहे थे, और एक तरफ हम स्पोर्ट्स को लेकर, जैसा उत्तराखंड की, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें चल रही हैं और मैं खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं। आज उत्तराखंड जैसे स्टेट में भी जहां पर कई सारी समस्याएं हम देखते थे, आज उत्तराखंड विकास की राह पर बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। अभी आप अगले 3 घंटे में आप चाहें तो नोएडा, दिल्ली एनसीआर से आप देहरादून पहुंच जाएंगे। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स देश के लिए भी जरूरी है, आपने इसको खेला है, आपने इसको जिया है। आपके वक्त पे जो चैलेंजेस थे, वाकई देश उससे काफी आगे आ गया, लेकिन जाना कहां तक है, एम कहां है हमारा? हाँ सर, ऐसा है कि जब हमने खेला था तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही फैसिलिटीज थी, है, और ना ही इंटरनेशनल लेवल पे हम कुछ आगे कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, हमारा बजट बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हमारा सिर्फ कमरे में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं होना चाहिए, हमें फील्ड पे आना चाहिए, हमें फील्ड पे उतरना चाहिए कि क्या फैसिलिटीज चाहिए, प्लेयर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम कहां तक जा पाएंगे, उस हमारे बजट का यूज वहां होना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कि इतना इसको गेम को दे दिया, इस गेम को दे दिया, कहाँ किस स्टेट में ज्यादा प्लेयर्स की डेंसिटी है, कहाँ पे ज्यादा डिमांड है, हमें उन पे ध्यान रखना पड़ेगा, उनका पूरा मतलब उस पे पूरा देखना पड़ेगा। ये नहीं कि बजट दे दिया, बजट बढ़ गया, उसका निरीक्षण करना ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली उसका क्रियान्वयन किस तरीके से ग्राउंड पर हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। सूर्यांशी जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें, बीइंग अ यूथ? जी, ग्राउंड लेवल पे काम अच्छे से हो रहा है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे भारत के सरकार के इनिशिएटिव की, तो सब बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट की भी। बिल्कुल सही कहा जैसे कि मैम ने कि फिट इंडिया मूवमेंट को और ग्रास रूट लेवल पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि खेलो इंडिया का जो इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और इसकी वजह से आप देखिए, पेरिस ओलंपिक में जो एथलीट गए थे उसमें से 28 खिलाड़ी कीर्ति के इनिशिएटिव से गए थे, जो कि खेलो इंडिया का अपना एक इनिशिएटिव है जिसमें वो टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल पर अब कोशिश अच्छी की जा रही है, और बजट को इंक्रीज करने का मतलब ही यही है कि वो चाहते हैं कि स्पेशली खेलो इंडिया को सबसे ज्यादा बजट में जगह मिली है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट को और ग्रास रूट लेवल पे लाने के लिए, जैसा कि मैम ने सुझाव दिया, डॉक्टर सुनीता जी ने, वो एक करने की जरूरत है। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स को एक इकोसिस्टम में लेके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ही इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए। पीयूष जी, आखिरी मेरे पास कुछ सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स आप ले लीजिए, 20 सेकंड्स में सुनीता जी को दूंगा। क्योंकि हम यूथ के देश हैं, फिर हम चाइना को देखते हैं, चाइना में तो इस वक्त बूढ़े लोग ज्यादा है, बावजूद इसके पॉइंट्स टेबल पर वो हमेशा आगे। वो इकोसिस्टम हमें भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। रोहित जी, यदि मैं फाइनल कमेंट्स की बात करूंगा तो फाइनल कमेंट्स में मैं यही कहूंगा कि यदि हम चाइना या जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे चैलेंजेस नहीं कर सकते। चाइना का बजट 1,32,000 करोड़ था पिछले साल खेलों का, और हम
3300-3400 करोड़ रुपए पे अटके हुए थे। लेकिन जरूरत यह है कि देश में एक मूवमेंट खड़ा हो जाए, देश में क्रांति का आगाज हो और हम खेलों को सिर्फ मेडल के लिए ना खेलें और खेलों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं खेलें। खेलों को यदि हम स्वास्थ्य के साथ जोड़ दें कि फिटनेस रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ के बजट को कम करने के लिए हम खेलों में आए, तो निश्चित रूप से जैसा मैडम ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, पीयूष जी का ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैम मैं आपके पास आ गया, डॉक्टर सुनीता आपकी आखिरी 20 सेकंड्स आपके पास, फिर मैं क्लोज करूंगा मैम। ये चाहती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बारिंग दी फेडरेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस स्पोर्ट्स प्रमोशन कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, उन सबको रिकॉग्नाइज करके और पूरे हिंदुस्तान में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाए। यू नेवर नो कि उसमें से कब चैंपियंस निकल के आ जाए, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडमीज हैं, एनजीओज हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जा रही हैं, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन देना बहुत ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगा आपने जो इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए, पॉइंट्स दिए, मेजर्स दिए, उनको जरूर सरकार सुने। और बहुत धन्यवाद, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। तो भारत के बजट में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।